मेरा नाम है मनु और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम हर बुधवार को आपके लिए हॉरर और मर्डर मिस्ट्री की कहानी लेके आएंगे। हॉरर कहानी जो कि भारत में हुए घटना है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित रहेगा, सिर्फ वही कहानी हम इस एपिसोड में लेके आएंगे। और मर्डर मिस्ट्री में भारत में हुए कई तरह के जुर्म, घटनाएं, वारदात, हत्याएं, उसके ऊपर जो कहानियां हैं वो लेके आएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नितिन जोशी, जो कि हमारे चैनल के एक प्रवक्ता हैं। तो नितिन, आज की जो हमारी कहानी है वो है एक डेथ डॉक्टर के बारे में। ऐसा डॉक्टर जिसने इलाज से ज्यादा लोगों का जान लिया है। तो इस डेथ डॉक्टर की कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में इस तरह के डॉक्टर भी रहते हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है देवेंद्र शर्मा। वो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, जिन्होंने अपने डॉक्टर के कार्यकाल के अंदर 50 से ज़्यादा मर्डर इन्होंने किया है। 50 तक तो इन्होंने काउंट किया था, लेकिन उसके बाद वो काउंटिंग ही करना बंद कर दिया। तो इस कहानी की शुरुआत है जब देवेंद्र शर्मा ने आयुर्वेद का एक डिग्री प्राप्त कर लिया। ये बात है 1990 का। उस ज़माने में डॉक्टर लोग का बहुत ही ज़्यादा इज्जत हुआ करता था। जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले का नाम हुआ करता था। हमारे सोसाइटी में आज भी डॉक्टरों का काफ़ी ज़्यादा इज्जत होता है, मान सम्मान होता है। ये बात तो फिर भी 1990 का है। ये कहानी तब की है जब देवेंद्र शर्मा को आयुर्वेद का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और लोग उन्हें एक डॉक्टर समझने लग जाते हैं। उस दिन उनके घर के दरवाजे पे एक टैक्सी रुकता है और टैक्सी में से एक शख्स निकलता है जिसका नाम था देवेंद्र शर्मा, हाथ में डिग्री लेकर। और उनके घर के बाहर भीड़ लग जाता है, लोग नारे लगाने लग जाते हैं और जश्न मनाने लग जाते हैं। शाम के टाइम में पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती है। किस बात के लिए? कि आज हमारे मोहल्ले में भी एक डॉक्टर है, हम में से कोई एक डॉक्टर है। हमारा लड़का जो इस मोहल्ले में कल तक पढ़ता था, खेलता था, आज वो इसी मोहल्ले में डॉक्टर बन के घर आया है। WHO की रिसर्च की माने तो भारत के अंदर में 47% डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास फर्जी डिग्री है, जो अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों को देखते हैं, मरीज उनके पास आते हैं और इलाज के नाम पर वो क्या करते होंगे ये आप समझ सकते हो। देवेंद्र शर्मा, जिन्हें अब आयुर्वेद का एक सर्टिफिकेट मिल गया था और उस सर्टिफिकेट के बदौलत उन्होंने अपना एक क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। उनके क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट आने लग गए और वो इलाज के नाम पे उनसे क्या करते होंगे वो आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे क्लिनिक चल पड़ा और उनके क्लिनिक के अंदर में सुबह से शाम तक मरीज आने लग गए। वो मरीज का इलाज इस तरीके से करते थे कि वो कभी ठीक हो ही ना, हमेशा उनके पास आता रहे और उनके पैसे बनते रहे। धीरे धीरे करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिया। कुछ टाइम के बाद देवेंद्र शर्मा का दोस्त उसके पास एक बिजनेस प्लान लेके आता है। बिजनेस प्लान के मुताबिक देवेंद्र शर्मा को एक गैस एजेंसी का काम लेने को कहा जाता है। गैस एजेंसी का बिजनेस प्लान देवेंद्र शर्मा को काफ़ी अच्छा लगता है और वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देवेंद्र शर्मा 13 लाख रुपए 1990 के दशक में अपने दोस्त को दे देता है। आज के टाइम में अगर बात करें तो वो 13 लाख रुपए कम से कम 15 करोड़ रुपए होगा। कुछ दिनों के बाद उसका वो दोस्त उसे धोखा दे देता है और उसका 13 लाख रुपए लेके गायब हो जाता है। 13 लाख रुपए का नुकसान उस जमाने में बहुत ही बड़ा अमाउंट था और बहुत ही बड़ा नुकसान था। इसकी वजह से देवेंद्र शर्मा डिप्रेशन में भी जाने लग गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था अब उस घाटे को कैसे पूरा करे, इतने रुपए वो कहाँ से लेके आए। तो इस 13 लाख रुपए का भरपाई करने के लिए उसके मन में एक बहुत ही गलत विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस अपने क्लिनिक का फ़ायदा उठाकर लोगों की किडनी को निकाल के बेचने का काम स्टार्ट कर दे। और उसने यही किया। उसके पास आने वाले अधिकतर मरीजों का वो किडनी निकाल लेता और उसे ब्लैक मार्केट में बेच देता। कई मरीजों को तो इसका पता भी नहीं चलता क्योंकि वो गांव देहात के लोग थे, उन्हें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हुआ है। एक किडनी को उस जमाने में वो 5 से 8 लाख रुपए के कीमत पे बेचता था। कुछ ही समय में उसने बहुत ही ज़्यादा रुपए कमा लिया, इतना रुपए कि आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसका ये किडनी व्यापार का धंधा बहुत ही जोरों शोरों से चलने लग गया। उसने कई सारे और डॉक्टर रख दिए, सबको ये कहा कि तुम अपना ये काम देख लो, आगे कुछ भी होता है मैं संभाल लूँगा। और उन्होंने काफ़ी सारे लोग, रिकॉर्ड के अनुसार कम से कम में 105 लोग ऐसे थे जिसकी किडनी उसने निकाला था और बेचा था। ये तो रिकॉर्ड में है, 105 लोग। बिहार के अंदर में काफ़ी सारे राजनीतिक दल के साथ उसका समझौता हो चुका था। लोग उसको मानने लगे थे, राजनीतिक पार्टियाँ उसको मानने लगी थी और आसपास के इलाके में उसका दबदबा हो गया था। लेकिन उसकी पैसे की भूख अभी शांत नहीं हुआ था। जितना वो पैसा कमा रहा था उसके अंदर लालच और बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपना क्लिनिक बिहार के बाहर भी कई सारे राज्यों में ओपन किया। उसका एक क्लिनिक गुड़गांव के अंदर भी था। उसने अपने इस किडनी बिजनेस के अलावा और भी कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए, जिसके अंदर में लूटपाट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग, इस तरह का बिजनेस भी उसने स्टार्ट कर दिया। एक बार की बात है कि देवेंद्र शर्मा किसी काम की वजह से राजस्थान आया हुआ था। राजस्थान के जयपुर शहर में वो रुका था। राजस्थान के जयपुर शहर में कुछ दिन रहने के बाद वो एक टैक्सी करता है सीधा बिहार जाने के लिए। टैक्सी ड्राइवर जो कि प्रॉपर राजस्थान से ही था, वो और उसका भाई दोनों साथ में ही टैक्सी चलाते थे। ड्राइवर और उसका भाई दोनों तैयार हो गए देवेंद्र शर्मा के साथ
जयपुर से बिहार जाने के लिए। उस टाइम के बाद वो तीनों जयपुर से रवाना हो गए बिहार के लिए। रास्ते में काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह रुकते हैं। ये सफ़र कम से कम 1500 किलोमीटर का होने वाला था, यानी कि जयपुर से बिहार जाने में 1 से 2 दिन लगने वाले थे। कुछ 100 किलोमीटर चलने के बाद देवेंद्र शर्मा टैक्सी ड्राइवर उन दोनों भाइयों से कहता है कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, अगर रास्ते में कोई फ़ोन कॉल या बूथ मिलता है तो वहाँ पे गाड़ी रोक दे। ये बात 1990 का है। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। लोग एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन करने के लिए टेलीफोन बूथ का ही यूज करते थे। तो टेलीफोन बूथ भी हर जगह नहीं होता था, कहीं कहीं पे इलाके में ही होता था। वो काफ़ी दूर चलने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर को एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है, वहाँ पर वो टैक्सी रोकता है। काफ़ी दूर चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर को एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है, वहाँ पर वो टैक्सी रोक कर देवेंद्र शर्मा से कहता है कि सर, यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक टेलीफोन बूथ है, मैं जाकर चेक करके आता हूँ कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा। यह कह के वो टैक्सी से चला जाता है। टेलीफोन बूथ पे जाने के बाद वहाँ के ओनर से वो टैक्सी ड्राइवर पूछता है क्या ये टेलीफोन बूथ चल रहा है, काम कर रहा है। तब वो टैक्सी ड्राइवर अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है और उनको बताता है कि उसका एक राइड बुक हुआ है जयपुर से बिहार जाने के लिए, तो आज रात का खाना वो न बनाए घर पे, उन आने में कुछ दिन का समय लग जाएगा। ये बात करने के बाद वो वापस टैक्सी में आता है और देवेंद्र शर्मा को बोलता है कि वहाँ पे टेलीफोन बूथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आप जिसे भी कॉल लगाना चाहते हैं आप कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद देवेंद्र शर्मा टैक्सी से उतर के टेलीफोन बूथ पे जाकर अपने किसी जानकार को कॉल लगाता है और कुछ मिनट बात करता है। उसके बाद वो वापस टैक्सी में आ जाते हैं और उनका सफ़र फिर से स्टार्ट हो जाता है बिहार के लिए। अगले दिन वो लोग बिहार पहुँच जाते हैं। बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट से पहले एक हजारा नहर पड़ता है। उस नहर में उस टाइम काफ़ी सारे मगरमच्छ हुआ करते थे। हजारा नाला पहुँचने के कई किलोमीटर पहले ही देवेंद्र शर्मा टैक्सी को रुकवाता है और उसमें से उतर जाता है। कुछ टाइम के बाद देवेंद्र शर्मा का एक दोस्त और आता है और वो भी साथ में टैक्सी में बैठ जाते हैं। जैसे ही टैक्सी हजारा नाला पुल के ऊपर पहुंचता है, देवेंद्र शर्मा टैक्सी को रोकने के लिए कहता है और टैक्सी के बाहर आ जाता है। वो और उसका दोस्त कुछ समय तक उस पुल के ऊपर में बात करते हैं। हजारा नाला के पुल के ऊपर जैसे ही टैक्सी पहुंचती है, देवेंद्र शर्मा टैक्सी रोकने के लिए कहता है और टैक्सी से बाहर उतर जाता है। देवेंद्र शर्मा का दोस्त भी बाहर उतर जाता है और दोनों आपस में कुछ डिस्कस करते हैं। डिस्कशन के समय ड्राइवर और ड्राइवर का भाई दोनों आगे की सीटों पर बैठे रहते हैं। आपको तो पता है कि लंबे सफ़र में जब कोई सफ़र करता है तो एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे पर भरोसा भी करने लग जाते हैं, जो कि अनजान लोगों के साथ सफ़र में ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है। हमें इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका सबक आपको इस कहानी में आगे मिलेगा। देवेंद्र शर्मा और उसका दोस्त थोड़े से डिस्कशन करने के बाद वो पीछे वाली सीट पर आके बैठते हैं और एक गमछी टाइप के कुछ मटेरियल से ड्राइवर के गले को बांधते हैं और उसका दोस्त उसके भाई के गले को बांधता है और वहीं पर उन दोनों का गला दबा के मार देता है। दोनों भाई की लाश को वो वहीं उस नाले में, जो कि हजारा नाम का एक नहर है, उसके अंदर फेंक देते हैं पुल के ऊपर से। वो सोचते हैं उस नहर में काफ़ी सारे मगरमच्छ है जो कि उनकी बॉडी को पूरी तरीके से खा जाएगा और उनकी बॉडी कभी भी किसी को नहीं मिलेगा। ये सोच के उनकी बॉडी को नीचे फेंक देते हैं और वहाँ से उनकी टैक्सी को लेकर आगे चल जाते हैं। पुल को पार करने के बाद कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो कुछ सवारी को बैठाते हैं और उनको रेलवे स्टेशन लाकर छोड़ देते हैं। उस टैक्सी को भी वहीं खड़ी करके वो वहाँ से पैदल निकल जाते हैं। अगले दिन वो आकर उस टैक्सी को ले जाते हैं और उसे बेच देते हैं। उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि गाड़ियों का लेन देन का था। वो गाड़ी को चुरा के लेके आते थे दूसरे स्टेट से और उसे बेच देते थे। इस तरीके से भी वो पैसे कमाने लग गए। कुछ दिन के बाद जब वो ड्राइवर और उसका भाई अपने घर नहीं लौटे तो उसके घर वालों ने कंप्लेन जाकर दर्ज किया पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने उनसे कहा कि वो कहीं चले गए होंगे, कुछ दिन बाद वापस लौट आएंगे। पर कुछ दिन के बाद भी जब वो नहीं आए तो उनके माता पिता बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने लग गए। उनके माता पिता ने बताया कि आखिरी बार जब उनसे बात हुआ था उस टेलीफोन नंबर दिया उन्होंने और ये भी बताया कि वो बिहार वाले रूट पे थे और वहीं जाने की तैयारी में थे। पुलिस जब उस फ़ोन बूथ पे जाती है तो उन्होंने पता किया कि हाँ, ये कॉल उनके घर में यहीं से आया था और साथ में इसका अगला कॉल बिहार में किया गया है। उस फ़ोन नंबर को ट्रैक करते हुए जयपुर की पुलिस बिहार पहुंचती है जहां पर वो कॉल गया था। ये कॉल देवेंद्र शर्मा के दोस्त का ही था जो हजारा नहर के पहले उसका वेट कर रहा था। देवेंद्र शर्मा ने उसको ही फ़ोन लगाया था ये सारे अपडेट देने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे पुलिस देवेंद्र शर्मा को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ के लिए कस्टडी में लाया जाता है। कस्टडी में आने के बाद देवेंद्र शर्मा कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। यही सब घटना के समय में देवेंद्र शर्मा का जो एक क्लिनिक गुड़गांव में था वहाँ पे पुलिस का छापा पड़ता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे किडनी का ट्रांसप्लांट गैर तरीके से हो रहा है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वो वहाँ के डॉक्टर स्टाफ को देवेंद्र शर्मा के गुड़गांव वाले क्लिनिक पर पहुँचती है और क्लिनिक पर पहुँचने के बाद वहाँ पर छापा मारती है। छापा में उसे कई तरह के जो
क्लिप, वीडियो, डॉक्टर्स, उनके पेपर्स, ये सब मिलता है, जिसमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे इलीगल तरीके से किडनी का ट्रांसप्लांट का काम चल रहा था। ये सारे सबूत के आधार पे उस डॉक्टर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में डाल देती है। 4-5 महीने जेल में रहने के बाद उसके खिलाफ कोई ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है और पुलिस को उसे रिहा करना पड़ता है। लेकिन जो राजस्थान की पुलिस जो मर्डर मिस्ट्री की जाँच कर रही थी, उन्हें एक सबूत मिलता है कि जब वो गाड़ी लेके गए थे तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पार्क किया था। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लोग से पूछताछ करने के बाद उसका स्केच बनाया जाता है, जो स्केच देवेंद्र शर्मा से हूबहू मैच करता है। उसके आधार पे देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ जब सबूत जुटाया जाता है तो पुलिस को मालूम पड़ता है कि उसने 150 से भी ज़्यादा मर्डर करके उसी नहर के अंदर में उन्होंने बॉडी को फेंका था, जो कि बॉडी एक भी नहीं मिला है। पुलिस कस्टडी में जो पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ किया तो देवेंद्र शर्मा ने अपनी सारी बातें उगल दिया, सारे सबूत बताया। वैसे तो डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं। DR जहाँ पे ये वर्ड लिखा रहता है, उस वर्ड को देख के लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी अब उनके हाथ में है और अपना भरोसा पूरी तरह से कायम भी रखता है। पर इस तरह के कुछ डॉक्टर जो हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले बुधवार को फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट में लिखें और हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर मेरा ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।